डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की पार्ट 2 वीडियो को पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग पैराग्राफ 6 तक देख चुके हैं। आज हम लोग 7वां नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल सके। और एक बात और, अगर आप नोट्स या फिर कंप्लीट कोर्स को लेना चाहते हैं, मतलब उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं 7 नंबर पैराग्राफ। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि दे फर्दर रीजनड डैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेस। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं ना, उन्होंने कारण बताया, उन्होंने तर्क दिया कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो महज एक जाल की तरह हैं जहाँ पर लोग जाकर फंस जाते हैं और बेकार के बोझ हैं। क्लियर। आगे का लाइन लिखा हुआ एंड डैट पीपल, और जो लोग हैं जो वहाँ जाकर फंसते हैं, वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, वहाँ भी खुश नहीं होंगे। डैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पे चोर और डकैतों के गैंग होंगे। वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होगा, वेश्यावृत्ति होगी, और साथ में वॉइस फ्लशरिंग होगा वहाँ पे। यहाँ पे फ्लशरिंग का मतलब है कि वहाँ पे जो बुराइयाँ होगी, जो शहरों में बुराइयाँ होगी, वहाँ पे फल फूल रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे होंगे। एंड डैट पुअर मैन, और जो वहाँ पे जो गरीब जो लोग हैं, वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, मतलब अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे, छीने जाएंगे। आगे का लाइन लिखा हुआ है दे वर देयरफॉर। अब कहता है कि इसीलिए वे लोग जो थे वो सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांव में, मतलब छोटे गांव में ही वे लोग खुश थे। अब चलिए 8वां नंबर पैराग्राफ को समझते हैं। 8वां नंबर पैराग्राफ है, कहता है दे सा दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने देखा कि जो राजा लोग थे, राजाओं जो था, और उनकी जो तलवारें थी वो नैतिकता के तलवार के सामने कमज़ोर थी, मतलब उसके सामने धाराशाही थी। यहाँ पे तलवार का मतलब है उनकी शक्तियों की बात करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि गांधी जी कहते हैं कि जो राजा लोग था ना, और जो उनकी शक्तियाँ थी, वो नैतिकता की शक्तियाँ के सामने कमज़ोर पड़ी थी, मतलब कमज़ोर थी। अब यहाँ पे आगे का लाइन है दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इसीलिए जो वे लोग जो थे, इन ऋषि और महात्माओं के सामने, जो पृथ्वी का जो धरती का जो शासक था, जो धरती का रखवाले था, जो केयर टेकर था, इन ऋषि और महात्माओं के सामने ये भी कम था, ये भी कमज़ोर था। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ए नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कहता है एक ऐसा राष्ट्र जिसका संविधान ऐसा है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि कैसा, लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा देश जिसका ऐसा संविधान है कि हम लोग दूसरों से सीखने की बजाय हम दूसरों को सिखा सकें। क्लियर। चलिए आगे का लाइन देखिएगा दिस नेशन हैड कोर्ट्स लायर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये जो राष्ट्र है, जो देश है, इसके पास न्यायालय था, इसके पास वकील था, यहाँ डॉक्टर थे, बट ये सब के सब एक सीमा में बंधे हुए थे, एक लिमिट में थे। क्लियर। आगे का लाइन है एवरीबडी न्यू, हर कोई को पता था
प्रत्येक लोग ये जानते थे दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। यहाँ पे गांधी जी का मतलब है कि जो ऊपर जितने सारे प्रोफेशंस बताए गए, जो व्यवसाय बताया गया, ये हर लोग को पता था कि ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं थे, उतने ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं थे। अब आगे का लाइन देखिएगा, कहता है मोर ओवर। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसके अलावा बातें करते हैं। दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपल। अब जो यहाँ पे वकील और वैद थे, ये लोगों को लूटते नहीं थे, उनको छीनते नहीं थे। अब यहाँ पे है दे वर कंसिडर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है, ये दे आया है वकील और वैद के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे वर कंसिडर, मतलब वे लोग ऐसे समझे जाते थे, ऐसे माने जाते थे कि ये लोग पीपल डिपेंडेंट्स हैं, मतलब लोगों पर ही आश्रित हैं। नॉट देयर मास्टर, मतलब उनके मास्टर नहीं हैं। जो वकील और वैद हैं वो लोगों पर आश्रित थे, न कि उनके मास्टर थे। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला लाइन में लिखा हुआ है जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर। इसका मतलब है कि जो न्याय था, जो जस्टिस था, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष था, मतलब पूर्ण रूप से फेयर था। चलिए आगे का लाइन देखिएगा, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। और जो सामान्य तरह का जो रूल था वो था कि न्यायालय से बचना था, मतलब अवॉइड करना था, कोर्ट से बचना था। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम। अब यहाँ पे कहता है कि इस तरह के जो सिस्टम था ना, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को जाल में फंसाया जा सके, उनको बहला फुसला कर फंसाया जा सके, ऐसी कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई वहाँ पे दलाल नहीं था। यहाँ पे टाउट्स का मतलब ऐसे दलाल होता है, और ल्यूर का मतलब होता है किसी को आप बहला फुसला कर, मतलब उसको जालसाजी करके, मतलब कुछ आप उसको कहते हैं, सुनाते हैं और उसको अपने बस में कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ल्यूर करना। ठीक है। चलिए, कहता है दिस इविल। और जो अब यहाँ पे कहते हैं कि जो इस तरह के जो बुराइयाँ था ना, जो इस तरह के जो पाप थे, टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि जो यह बुराई था, मतलब इस तरह के जो इविल थी, जो बुराइयाँ था, वो देखे जाते थे, मतलब नोटिसेबल थे, मतलब वहाँ पे देखने को मिलता था। कहाँ पे? ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, मतलब राजधानियों में या फिर राजधानियों के आसपास बड़े बड़े शहर में। ठीक है। चलिएगा, कहता है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो सामान्य तरह के जो लोग थे ना, कॉमन जो पीपल थे, वो स्वतंत्र रूप से रहते थे और उनका अपना जो कृषि वाला जो व्यवसाय था उसको फॉलो करते थे। क्लियर। और लास्ट लाइन लिखा हुआ है दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। और वे लोग अपने घरेलू ज़िंदगी, जो स्वदेशी ज़िंदगी था, उसका आनंद लिया करते थे। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर पैराग्राफ में। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को लाइन बाय लाइन लिख दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और इस नोट्स का जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय इट वोटरीज। यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि जो भारतीय सभ्यता है ना, गांधी जी कहते हैं कि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है ना, मैंने जो बातें बताई है भारतीय सभ्यता के बारे में, ठीक उसी तरीके से वर्णन किया गया है, मतलब ठीक उसी तरीके से बताया गया है इनके वोटरीज के द्वारा। इट्स किन के लिए है? मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन को मानते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उसको समझते हैं, जो इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा भी ऐसा ही डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा ही वर्णन किया गया है। अब आगे का लाइन देखिएगा, और ये दोनों लाइन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा।
कहता है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि दुनिया के ऐसा कोई भी ऐसा कोना नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है कि जिसमें मानव ने परफेक्शन प्राप्त किया हो, मानव ने पूर्णता की मतलब उसमें सिद्धि प्राप्त किया हो, ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन और न ही कोई ऐसी जगह है। क्लियर। आगे देखिएगा, कहता है द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, जो आपका व्यवहार होता है, जो आपका स्वभाव होता है। तो यहाँ पे कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कहता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, उसकी प्रवृत्ति जो है, उसका जो स्वभाव है, वो है नैतिकता को बढ़ावा देना, मतलब नैतिकता को बढ़ाना, नैतिकता को एलिवेट करना, ऊपर उठाना। डैट ऑफ, यहाँ पे डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो है नैतिकता को बढ़ावा देना, ठीक उसी प्रकार से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका है कि वो क्या करता है, इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, मतलब वो अनैतिकता का प्रचार प्रसार करता है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गांधी जी इतना कहना चाहते हैं ना कि जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता को बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक ग्रामर का कंसेप्ट बताऊँगा। कहता है द लैटर इज गॉडलेस। यहाँ पे लैटर का मतलब है बाद वाला, बाद वाला मतलब जिसकी चर्चा बाद में हो रही है। तो किसकी चर्चा हो रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, तो उसी को ये लैटर रेफर कर रहा है। तो कहता है कि द लैटर इज गॉडलेस, इसका मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो रहा है कि जो पश्चिम की सभ्यता है वो गॉडलेस है, मतलब ईश्वर विहीन है, उसमें ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जबकि द फॉर्मर मतलब पहले वाला, मतलब अपने वाले की बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की। द फॉर्मर इज बेस्ड, मतलब जो पहले वाला है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, ऑन अ बिलीफ इन गॉड, मतलब ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। क्लियर। अब आगे कहते हैं सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। यहाँ पे गांधी जी अपनी सिविलाइजेशन को अच्छा बताते हुए कहते हैं इतना ज़्यादा समझने योग्य और इतना ज़्यादा विश्वास करने योग्य। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इतना अच्छा जो सिविलाइजेशन है ये बिहोव्स करता है। अब बिहोव्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अधिकार देता है। किसको, हर एक भारत प्रेमी को। अब कौन सा अधिकार देता है कि वो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से उसी तरीके से चिपके रहे जैसे एक बच्चा अपने माँ से चिपका हुआ रहता है। यहाँ पे गांधी जी कहना चाहते हैं ना कि प्रत्येक भारत प्रेमी को ये जो भारत की सभ्यता है वो ये बताती है कि हर एक भारतीय को जो भारत से प्यार करते हैं उसे अपनी पुरानी सभ्यता से ठीक उसी प्रकार चिपके रहना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपने माँ से चिपका हुआ रहता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर जो पैराग्राफ है इसको देखेंगे। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं आई एम नो हैटर ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मैं बेस्ट है ना, जो पश्चिम की सभ्यता है और पश्चिम के जो लोग हैं उसका मैं हैटर नहीं हूँ, उसका विरोधी नहीं हूँ, उसको नफ़रत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मैं तो उसका एहसानमंद हूँ, मैं तो उसको उनका थैंकफुल कहूँगा उनको। किस चीज़ के लिए, फॉर मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मैं तो उनका एहसानमंद हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से, यानी वेस्टर्न के जो पश्चिम के जो साहित्य हैं उससे हमने बहुत चीज़ें सीखी है। क्लियर। अब आगे का लाइन कहते हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन।
अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मैं आधुनिक सभ्यता का भी एहसानमंद हूँ। किस लिए? फॉर टीचिंग मी, मुझे ये सिखाने के लिए कि डैट इफ़ आई वांट इंडिया। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, उसका भी मैं आभारी हूँ इस मामले में, क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसने हमें सिखाया है, उसने हमें टीच किया है। किस मामले में? कि अगर मैं इंडिया को, इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट फुलेस्ट हाइट, अगर मैं भारत को सबसे ऊंचे पायदान पर देखना चाहूँ तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मैं अपने देशवासियों से सीधा कहना चाहूँगा और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब जो आधुनिक सभ्यता है उसका बरसों बरसों अनुभव के बाद, आई हैव लर्नड ऑन वन लेसन फ्रॉम इट, कि मैंने एक लेसन सीखा है, एक चीज़ सीखा है। अब कौन सी चीज़? एंड डैट इज, मतलब वो क्या है, वो आगे बताते हैं, बी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें किसी भी कीमत पर पश्चिमी सभ्यता से दूर ही रहना चाहिए, मतलब उससे दूरी बनाए ही रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं 11 नंबर पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, तो वो बताते हुए कहते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब ये वस्तुओं की पूजा है, ये संसाधनों की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। अब यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, इसमें वस्तुओं की पूजा होती है और साथ में जो हमारे अंदर पशुता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनिमल, मतलब जो पशु होने की जो क्वालिटी है उसको पूजा करना है। अब आगे और इसमें एक्स्ट्रा बातें बताते हुए कहते हैं कि इट इज़ अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, वो पूर्ण रूप से, मतलब एकदम शुद्ध है, 100% मटेरियलिज्म है, मतलब भौतिकवाद है, इसमें वस्तुओं का ही सारा खेल है। चलिए, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आगे और एक्स्ट्रा बात बताते हुए कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, बस इतना है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो नथिंग इज नथिंग इफ़ इट, मतलब कुछ नहीं है अगर यह ऐसा सोचती है। कैसा? इफ़ इट डजंट थिंक, ऐसा नहीं सोचती है, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये मतलब जो सिविलाइजेशन है ये कुछ भी नहीं है अगर यह भौतिक सभ्यता के विषय जो विजय है, मतलब उसकी जो जीत है, वो हर क्षेत्र में नहीं देखती है, हर चरण में, हर स्टेप में अगर उसकी जीत के बारे में नहीं सोचती है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्लियर? चलिएगा अब चलते हैं 12 नंबर पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कहता है इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये शायद अनावश्यक होगा, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर अनावश्यक नहीं होगा तो ये बेकार होगा। ठीक है? टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये शायद अनावश्यक है, बेकार है, दो सिविलाइजेशन के गुणों को तुलना करना। इट इज़ लाइकली का मतलब संभवतः, मतलब संभव है कि ऐसा है। कैसा? इट इज़ लाइकली डैट द बेस्ट हैज़ इवॉल्व ए सिविलाइजेशन, मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि जो पश्चिम के जो लोग हैं ना, उनके अंदर जो सिविलाइजेशन विकसित हुई है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, मतलब उनके वातावरण और उनके जलवायु के आधार पर हुई है, मतलब उनको सूट करते हुए हुई है। ठीक है? एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन, और ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी जो सिविलाइजेशन है ये हमारे जलवायु और हमारे कंडीशन के हिसाब से है। आगे कहते हैं बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इस प्रकार से अगर देखें ना तो दोनों सिविलाइजेशन अपनी अपनी जगह पे ठीक है, अच्छा है।
क्लियर। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर पैराग्राफ, इसको समझते हैं। 30 नंबर पैराग्राफ है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। अब यहाँ पे कहते हैं गांधी जी की जो आधुनिक सभ्यता का असाधारण जो अंतर है कि यह मानव के अनिश्चित इच्छाओं की बहुलता है। यहाँ पे इस लाइन का सिंपली मतलब ये समझ लीजिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जो मानव की जो इच्छा है, जो मानव की जो चाहत है, उसका अनलिमिटेड नंबर में होना। क्लियर। आगे का लाइन लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन। जैसे इसके पहले वाले लाइन में मॉडर्न सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अब कहते हैं कि एशियंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसके गुण है, जो उसकी अच्छाई है, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज बांध। मतलब इस तरह की जो इच्छाएं हैं, जो मानव की इच्छाएं हैं, इस पे अंकुश लगाना है, इस पे प्रतिबंध लगाना है, इस पे सख्त रूप से इसको रेगुलेट करना है, इसको नियंत्रण करना है। क्लियर। आगे का लाइन है द मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबलनेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो मॉडर्न या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन कहो या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों एक ही बात है। उसी तरीके से ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोलें या फिर एशियंट सिविलाइजेशन बोलें या फिर इंडियन सिविलाइजेशन बोलें, एक ही बात है। तो इस चीज़ को समझना ज़रा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस लाइन का मतलब। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक या जो पश्चिम सभ्यता का जो संदेह है, जो उसका जो शक है कि उत्पत्ति का जो उनका जो संदेह है, वो कहता है कि तब होती है जब मानव को भविष्य में जिंदा रहने की, जीवन गुजारने की इच्छा होती है और साथ में उन्हें ईश्वर में भी विश्वास होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने पढ़ा कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसमें तो ईश्वर है नहीं, मतलब वो ईश्वर विहीन है। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इनको शक तब होता है, इनको खोने का डर तब होता है जब ये चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जी पाएंगे और इनको ईश्वर में विश्वास होता है, तब इनको लगता है। क्लियर। आगे का लाइन है द रिस्ट्रेंट ऑफ एशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। यहाँ पे उसी बात को अंतर करते हुए गांधी जी कहते हैं कि जो प्राचीन है, जो प्राचीन और जो पूर्वी सभ्यता है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये एक विश्वास से उत्पन्न होती है, एक बिलीफ से उत्पन्न होती है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो विचार है ना, एक विश्वास से उत्पन्न होती है जिसमें मानव भविष्य में जीने की चिंता छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाता है। यहाँ पे वही मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसको मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि है ना कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो तो फ्यूचर में जीने की लालसा है उसके पास कि हम भविष्य में जिंदगी जिएंगे और कभी कभी ईश्वर में भी विश्वास आ जाता है। लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो एशियंट सिविलाइजेशन है, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसमें लोग फ्यूचर में मतलब भविष्य में जीने की लालसा को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मतलब वो डिवाइन पावर में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, उसी में वो लगे रहते हैं। क्लियर है। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट। यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि कुछ जो तत्कालिक, जो इमीडिएट है, मतलब अभी अभी तुरंत का, और ब्रिलियंट मतलब बढ़िया वाला, अच्छा वाला जो रिजल्ट है किसका? मॉडर्न इन्वेंशन का, जो आधुनिक आविष्कारों का जो अद्भुत जो रिजल्ट है, वो पागल कर देने वाले हैं।
है ना, पागल कर देने वाला है। देखिए यहाँ पे इसी तरीके का लाइन यूज किया गया है, आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि पागल बना देने वाला है, और इतना ज़्यादा पागल बना देता है कि उसको आप रजिस्ट कर ही नहीं सकते, मतलब उसको आप रोक ही नहीं सकते। कुल मिलाकर कहें तो लाजवाब है। क्लियर। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट। अब यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन मेरा ऐसा कोई ये इरादा नहीं है, संदेह करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन डैट रेजिस्टेंस। अब का यहाँ पे गांधी जी उसको क्वालिफाई करते हुए कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, जो मानव है ना, जो आदमी का, जो मानव का जो विजय है, जो विक्ट्री है, विक्ट्री ऑफ मैन है, जो संघर्ष में ही मिलता है, मतलब मानव की जीत संघर्ष में ही होती है। ठीक है। आगे का लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे कहते हैं वी आर इन डेंजर। अब कहते हैं हम लोग खतरे में हैं। अब किस चीज़ के खतरे में हैं? ऑफ बार्टरिंग अवे। बार्टरिंग का मतलब होता है आदान प्रदान करना, मतलब आप एक चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो और दूसरे चीज़ को छोड़ रहे हो, मतलब एक चीज़ को त्याग कर रहे हो और दूसरे चीज़ को अपना रहे हो, तो उसी को कहते हैं बार्टरिंग करना। तो यहाँ पे कहते हैं बी आर इन डेंजर ऑफ वार्टनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हम खतरे में हैं कि आज मानव परमानंद की खुशी छोड़कर पल भर की खुशी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं परमानेंट गुड का मतलब है वास्तविक जो खुशियाँ हैं उसके बारे में कहते हैं कि आज जो मानव है ना, मोमेंटरी प्लेजर मतलब क्षण भर की खुशी, पल भर की खुशी को, पल भर की खुशी के लिए वो परमानंद मतलब अच्छी जो खुशियाँ हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ हैं, उसको वो खोते जा रहा है। और यही हम, इसी में हम डेंजर में आ गए हैं, मतलब हम लोग खतरे में हैं इसी बात को लेकर। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहता है जस्ट एज इन द बेस्ट। अब यहाँ पे 15वां नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि जिस तरह से पश्चिम के लोगों ने, है ना, जस्ट एज इन द बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जिस तरह से पश्चिम के लोगों ने जो वस्तुओं में जो अद्भुत खोज किए हैं, आश्चर्यजनक खोज किया है, मटेरियल का मतलब जो संसाधनों की खोज की है, जो वस्तुओं की खोज की है, और ये कैसा खोज, वंडरफुल डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म और आत्मा और अध्यात्म के क्षेत्र में उससे भी अद्भुत शोध की है, उससे भी अद्भुत रिसर्च की है, उससे भी अद्भुत खोज की है। यहाँ पे 15 नंबर लाइन को मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है, 15 नंबर पैराग्राफ का मतलब है कि जिस तरीके से पश्चिम के लोगों ने वस्तुओं की खोज पर अद्भुत जो खोज की है, वस्तुओं की खोज, ठीक उसी प्रकार से हिंदुत्व ने अपने रिलीजन मतलब अपने धर्म में, अपने अध्यात्म में, अपने आत्मा के जो है उस पर रिसर्च उससे भी ज़्यादा किया है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे कहता है बट। अब यहाँ पे कहते हैं बट क्या बात है भाई, वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि लेकिन हम लोगों को नज़र ही नहीं है, हम लोगों को इस पर नज़र ही नहीं है। वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, मतलब जो महान और जो अच्छे आविष्कार हैं इस पे हम लोगों का कोई नज़र ही नहीं है। We are dazzled by the material progress and western science has made। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है ना, गांधी जी कहते हैं कि जो वेस्टर्न साइंस ने जो मटेरियल प्रोग्रेस की है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूँ देसी भाषा में। यहाँ पे कहते हैं कि जो पश्चिम का जो विज्ञान है, जो पश्चिम का विज्ञान है, उसने वस्तुओं की ऐसा खोज किया है, वस्तुओं की खोज में ऐसा उन्नति लाया है कि हम लोगों को चकाचौंध कर दिया है, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। क्लियर। कहता आई एम नॉट
एनामरेड ऑफ डैट प्रोग्रेस। एनामरेड का मतलब है कि हम उसका लवर नहीं है, हम उसको मोहित नहीं है उस चीज़ से, हमें कोई मोह नहीं है। तो वहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आई एम नॉट एनामरेड ऑफ डैट प्रोग्रेस, और मैं इस तरह की जो उन्नति हुआ है, जो प्रोग्रेस हुआ है, इसका मैं मोहित नहीं हूँ, मतलब इसको कोई मेरा मोह नहीं है। In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from प्रोग्रेसिंग along these lines। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है, इट ऑलमोस्ट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जो ईश्वर है ना, जो गॉड हैं, और उनकी जो बुद्धिमत्ता है, जो उनकी ज्ञान है, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर और उनका जो ज्ञान है, अपनी ज्ञान से भारत को बचाए रखा है, भारत को प्रिवेंट किए रखा है, मतलब भारत को बचाए रखा है किस चीज़ से? फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। यहाँ पे दोज लाइन्स का मतलब है कि गांधी जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो यहाँ के जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, उसने अपने ज्ञान से मतलब इन सारे प्रोग्रेस को हम लोगों के सिविलाइजेशन में रोके रखा है, मतलब उसने ही इन सारी चीज़ों को प्रोग्रेस में, उस चीज़ को प्रोग्रेस से प्रिवेंट कर रखा है, मतलब रोके रखा है। क्लियर? अब आगे कहते हैं सो डैट इट माइट फुलफिल इट स्पेशल मिशन ऑफ रजिस्टिंग द ऑनरेस ऑफ मटेरियलिज्म। अब यहाँ पे कहते हैं कि ताकि, सो डैट इट माइट फुलफिल, कि ये फुलफिल कर सके, पूरा कर सके द स्पेशल मिशन ऑफ रजिस्टिंग ऑफ ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। जो वस्तुओं का जो इतना ज़्यादा आविष्कार हो रहा है, जो भौतिक चीज़ों का इतना ज़्यादा आविष्कार हो रहा है, उनके जो ऑनरस है, ऑनरस का मतलब है उसका जो दौर चल रहा है, जो उसका बहाव है, उसकी जो आजकल हर जगह उसकी ही स्टोरी सुनाई जा रही है, जो उसकी आज दौर है ना, वस्तुओं की पूजा हो रही है, वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है, उसको रोकने का जो मिशन है हमारी सिविलाइजेशन का, उसको ये फुलफ़िल कर पाए। ऐसा करने के लिए हमारे जो ईश्वर हैं उसने अपने ज्ञान से रोके रखा है, ये हुआ इसका मतलब। तो आज तक कितना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।